morning, viewers. Welcome to Judicial Study Center. आज का टॉपिक है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एडमिशन एंड कन्फेशन। स्वीकृति और संस्वीकृति में क्या अंतर है। तो एडमिशन और कन्फेशन में जो सबसे पहला डिफरेंस है वह डिफिनीशन को लेकर के है। सेक्शन 17 इंडियन एविडेंस एक्ट में एडमिशन टर्म को डिफाइन किया गया है, लेकिन कन्फेशन टर्म को इंडियन एविडेंस एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है। तो सबसे पहला अंतर देखा जाए तो धारा 17 स्वीकृति को परिभाषित करते हुए कहती है कि स्वीकृति वह मौखिक, दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट कथन है जो विवाद्य तथ्य एवं सुसंगत तथ्य के बारे में अनुमान इंगित करता है। अर्थात एडमिशन किसे कहा जाएगा कि कोर्ट के सामने जो विवाद्य तथ्य है और उस विवाद्य तथ्य के संबंध में अनुमान इंगित करने वाला कोई कथन किया जाता है, तो अनुमान इंगित करने वाला कथन ही एडमिशन कहलाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो कन्फेशन टर्म है उसको इंडियन एविडेंस एक्ट में कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। पहली बार कन्फेशन टर्म को पाकला नारायण स्वामी वर्सेस इम्परर 1939 प्रिवी काउंसिल के प्रकरण में लॉर्ड एटकिन महोदय ने कन्फेशन टर्म को डिफाइन किया और जो कन्फेशन शब्द की परिभाषा दिया वही परिभाषा आगे चल करके सुप्रीम कोर्ट ने परविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1952 सुप्रीम कोर्ट में उसको स्वीकार कर लिया गया, जिसके अनुसार कि कोई एडमिशन कन्फेशन केवल तब कहलाता है कि जब अभियुक्त अपने अपराध को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेता है कि मैंने अपराध किया है, या कम से कम उन तत्वों को स्वीकार कर लेता है जिससे अपराध का गठन होता है, तब उसको कन्फेशन कहा जाएगा। तो पहला डिफरेंस डिफिनीशन को लेकर के क्या हुआ कि स्वीकृति में आप देख रहे हैं कि विवाद्य तथ्य के संबंध में अनुमान इंगित करने वाला कथन ही एडमिशन कहलाता है। लेकिन कन्फेशन में यदि अभियुक्त विवाद्य तथ्य के संबंध में अनुमान इंगित करने वाला कथन करता है तो उसको कन्फेशन नहीं कहा जाएगा, बल्कि कोई एडमिशन कन्फेशन केवल तब कहा जाएगा जब अभियुक्त पूर्ण रूप से यह स्वीकार करे, स्पष्ट रूप से स्वीकार करे कि मैंने अपराध किया है, या कम से कम उन तत्वों को स्वीकार करे जिससे अपराध का गठन होता है, तब उसको कन्फेशन कहा जाएगा। जैसे उदाहरण से इसको आप समझें, जैसे कि मान लीजिए कि ए एक व्यक्ति है और इसके ऊपर यह आरोप है कि इसने बी नामक व्यक्ति की विष के द्वारा मृत्यु कारित किया है। तो अब यहाँ पर फैक्ट इन इशू क्या होगा? यहाँ पर फैक्ट इन इशू होगा कि क्या ए ने बी की विष के द्वारा मृत्यु कारित किया है।
अब यदि यहाँ पर ए का यह स्टेटमेंट कि मैं बाजार में गया था, बाजार से विष को खरीदा था और विष को खरीद करके घर पर लाया था, यहाँ पर ए का यह स्टेटमेंट, ए का यह कथन, यह एडमिशन कहलाएगा, क्योंकि कोर्ट के सामने विवादक तथ्य ये है कि क्या ए ने बी की विष के द्वारा मृत्यु कारित किया है। तो अब यदि यहाँ पर ए यह कथन करता है कि मैं बाजार में गया था, विष को खरीदा था, विष को खरीद करके घर पर लाया था, तो अब यहाँ पर यह अनुमान इंगित किया जा सकता है कि ए ने ही बी नामक व्यक्ति की विष के द्वारा मृत्यु कारित किया है। तो ए का ये कथन एडमिशन कहलाएगा। लेकिन यहीं पर अब यदि आपराधिक मामले में अभियुक्त का यह कथन कि मैं बाजार में गया था और विष को खरीद करके ले आया था, और तो केवल ये जो कथन है यह कन्फेशन नहीं कहलाएगा। कन्फेशन के लिए आपने देखा कि ए अभियुक्त को स्पष्ट रूप से, पूर्ण रूप से इस बात को स्वीकार करना होगा कि मैंने बी की विष के द्वारा मृत्यु कारित किया है, तब इस ए के कथन को, तब इसको कन्फेशन कहा जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखना है कि कोर्ट के सामने विवादक तथ्य के संबंध में अनुमान इंगित करने वाला केवल कथन किया जाता है तो वह एडमिशन कहलाता है। लेकिन वही एडमिशन कन्फेशन तब कहलाता है जब अभियुक्त पूर्ण रूप से, स्पष्ट रूप से स्वीकार करे कि मैंने अपराध किया है, या कम से कम उन तत्वों को स्वीकार करे जिससे अपराध का गठन होता है, तब उसको कन्फेशन कहा जाएगा। ये पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस देखा जाए तो दूसरा डिफरेंस सेक्शन 17 में जो एडमिशन की परिभाषा दी गई है उसमें क्या कहा गया है कि स्वीकृति वह मौखिक, दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट कथन है जो विवादक तथ्य एवं सुसंगत तथ्य के बारे में अनुमान इंगित करता है एवं इसके पश्चात वर्णित व्यक्तियों एवं परिस्थितियों में किया गया हो। इसके पश्चात वर्णित व्यक्तियों एवं परिस्थितियों का मतलब है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 18 से लेकर के धारा 20 के अंतर्गत जो व्यक्ति बताए गए हैं और जो परिस्थितियां बताई गई हैं, केवल वही एडमिशन हो सकता है। अर्थात दूसरा डिफरेंस आप बता सकते हैं कि एडमिशन कौन कर सकता है। तो एडमिशन केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसका उल्लेख धारा 18 से लेकर के और धारा 20 के अंतर्गत किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ कन्फेशन कौन कर सकता है, तो कन्फेशन अभियुक्त व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। तो कन्फेशन एक्यूज्ड पर्सन के द्वारा किया जाता है, जबकि एडमिशन सेक्शन 18 से लेकर के सेक्शन 20 के अंतर्गत जो व्यक्ति बताए गए हैं और जो परिस्थितियां बताई गई हैं उसी में केवल एडमिशन हो सकता है। अब आगे देखें, तीसरा डिफरेंस है कि एडमिशन का स्कोप कन्फेशन की अपेक्षा वाइड होता है। कन्फेशन से संबंधित सभी उपबंध एडमिशन शीर्षक के अंतर्गत ही दिया गया है। अतः एडमिशन का स्कोप कन्फेशन की अपेक्षा वाइड होता है। अर्थात जो एडमिशन है वह सिविल एवं क्रिमिनल दोनों मामलों में लागू होता है। एडमिशन यह सिविल मामले में भी लागू होता है और साथ ही साथ यह क्रिमिनल मामले में भी लागू होता है। जबकि दूसरी तरफ जो कन्फेशन है
यह कन्फेशन केवल सिर्फ क्रिमिनल मामले में ही ये लागू होता है। यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है, इसको ध्यान में रखना है। प्रायः जब लड़का पीसीएसजे का इंटरव्यू देने के लिए आता है तो उससे सवाल जब मैं पूछता हूँ कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एडमिशन एंड कन्फेशन, तो सबसे पहला उसका उत्तर यही आता है कि एडमिशन सिविल मामले में लागू होता है और कन्फेशन क्रिमिनल मामले में लागू होता है। यह अंतर बिल्कुल गलत है। आपने यदि पहला वीडियो देखा होगा, डिटेल में आपको कन्फेशन की परिभाषा बताए हैं और उस कन्फेशन की परिभाषा के अंतर्गत कई एक उदाहरण दिए हैं कि जिसमें अभियुक्त आपराधिक मामले में ही कथन करता है, लेकिन अभियुक्त पूर्ण रूप से अपराध को स्वीकार नहीं करता है, तो अभियुक्त का आपराधिक मामले में किया गया कथन केवल एडमिशन माना जाएगा। अर्थात जो एडमिशन है उसका स्कोप कन्फेशन की अपेक्षा वाइड है। एडमिशन सिविल मामले में भी लागू होता है और क्रिमिनल मामले में भी लागू होता है, जबकि दूसरी तरफ जो कन्फेशन है वह सिर्फ क्रिमिनल मामले में ही लागू होता है। चौथा इसमें डिफरेंस जो बताया जा सकता है वह सेक्शन 23 और सेक्शन 29 को लेकर के बताया जा सकता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि जहां कोई स्वीकृति इस अभिव्यक्त शर्त पर की जाती है कि उसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में नहीं लाया जाएगा, तो उसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। और यदि ऐसी स्वीकृति को साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाया जाता है तो सेक्शन 23 कहती है कि यह क्या होगा, इर्रेलेवेंट होगा, ये विसंगत होगा। तो जहां स्वीकृति इस अभिव्यक्त शर्त पर की जाती है कि इसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में नहीं लाया जाएगा, और यदि उसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाया जाता है तो वह क्या होगा, वह इर्रेलेवेंट होगा, वह विसंगत होगा। लेकिन दूसरी तरफ जब सेक्शन 29 इंडियन एविडेंस एक्ट को पढ़ते हैं तो सेक्शन 29 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि जो संस्वीकृति अन्यथा सुसंगत है, ऐसी संस्वीकृति केवल इसलिए विसंगत नहीं हो जाएगी कि ऐसी संस्वीकृति को गुप्त वचन के आधार पर प्राप्त किया गया है, अभियुक्त को धोखा दे करके प्राप्त किया गया है, अभियुक्त को नशा करा करके प्राप्त किया गया है, अभियुक्त ने ऐसे प्रश्न का उत्तर दे दिया है जिसका उत्तर देने के लिए वह बाध्य नहीं था, या अभियुक्त व्यक्ति को इस बात की चेतावनी नहीं दी गई थी कि तुम संस्वीकृति करने के लिए बाध्य नहीं हो। यदि इस प्रकार से ये 5 तरीके से संस्कृति को प्राप्त किया जाता है तो ऐसी संस्कृति दंडिक कार्यवाही में पूरी तरीके से रेलेवेंट होती है। तो दोनों में अंतर आप क्या देख रहे हैं कि जहां स्वीकृति गुप्त वचन के आधार पर की जाती है, एक पक्षकार दूसरे पक्षकार से जो एडमिशन करता है इस शर्त पर एडमिशन करता है कि इसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, तो उसको वास्तव में कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। यदि उसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाया जाता है तो वह इर्रेलेवेंट होगा। लेकिन वही आपराधिक मामले में यदि अब एक अव्यक्ति दूसरे व्यक्ति से इस आधार पर संस्वीकृति करता है कि उस संस्वीकृति को उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, एक अभियुक्त तीसरे व्यक्ति से इस आधार पर कन्फेशन करता है कि मैं सिर्फ आपको इस बात को बता रहा हूं कि मैंने अपराध किया है,
आप इसको गोपनीय रखेंगे, आप इसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे, तो ऐसी संस्वीकृति यह पूरी तरीके से साक्ष्य के रूप में सुसंगत होगी। कारण ये है कि सेक्शन 29 ये कहती है कि विधि की चिंता सिर्फ इस बात की है कि अभियुक्त जो कन्फेशन कर रहा है वह वॉलंटरली कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यदि अभियुक्त वॉलंटरली कन्फेशन कर रहा है तो उसको यदि कॉन्फिडेंशियल गुप्त रखने के आधार पर प्राप्त कर लिया जाता है, अभियुक्त को धोखा दे करके प्राप्त कर लिया जाता है, अभियुक्त को नशा करा करके प्राप्त कर लिया जाता है, तो ऐसी संस्वीकृति दंडिक कार्यवाही में ये पूरी तरीके से सुसंगत होती है। लेकिन सिविल मामले में आपने क्या देखा कि गुप्त वचन के आधार पर स्वीकृति की जाती है, तो वास्तव में उसको गुप्त रखा जाएगा। यदि उसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाया जाएगा तो इररिलेवेंट हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आपराधिक मामले में गुप्त वचन के आधार पर संस्कृति प्राप्त की जाती है, तो ऐसी संस्कृति दंडिक कार्यवाही में पूरी तरीके से रेलेवेंट होती है। अब एडमिशन और कन्फेशन में जो पांचवा अंतर है वह एविडेंसरी वैल्यू को लेकर के है। तो एडमिशन का एविडेंसरी वैल्यू क्या होता है और कन्फेशन का एविडेंसरी वैल्यू क्या होता है। तो एडमिशन के एविडेंसरी वैल्यू के संबंध में दो सेक्शन प्रकाश डालते हैं। एक सेक्शन 31 है और दूसरा सेक्शन 58 है। जबकि कन्फेशन के एविडेंसरी वैल्यू के संबंध में सेक्शन 24 से लेकर के सेक्शन 30 पूरी तरीके से साइलेंट है और कन्फेशन के एविडेंसरी वैल्यू के संबंध में इसमें कोई प्रोविज़न नहीं दिया गया है। तो अब देखा जाए कि एविडेंसरी वैल्यू को लेकर के क्या डिफरेंस है। तो सेक्शन 31 भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रावधान करती है कि स्वीकृतियां स्वीकृत तथ्य का निश्चायक सबूत नहीं होती है, बल्कि वह केवल विबंध का रूप धारण करती हैं। अर्थात इस लाइन का अर्थ ये है कि एक बार जब कोई व्यक्ति एडमिशन कर लेता है और आगे चल कर के वह अपने एडमिशन से डिनाई करना चाहता है तो उसके ऊपर स्टापेल लगा दिया जाएगा, उसको विबंधित कर दिया जाएगा, उसको अपनी बातों से मुकरने नहीं दिया जाएगा। दूसरी तरफ जब सेक्शन 58 देखेंगे तो सेक्शन 58 इंडियन एविडेंस एक्ट प्रावधान करता है कि स्वीकृत तथ्य को साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो स्वीकृत तथ्य होता है उसको न्यायालय में साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए कि कन्फेशन का क्या एविडेंसरी वैल्यू है, तो कन्फेशन के एविडेंसरी वैल्यू के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने संकरिया वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1978 सुप्रीम कोर्ट, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कन्फेशन के एविडेंसरी वैल्यू पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कन्फेशन इज द सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस, कि जो कन्फेशन होता है वह एक सारवान साक्ष्य होता है और यदि अभियुक्त व्यक्ति के द्वारा किया गया कन्फेशन ट्रुथ है, रियलाइबल है, वॉलंटरली है, तो केवल मात्र कन्फेशन के आधार पर ही अभियुक्त व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है और यह कोई आवश्यक नहीं है कि अदर एविडेंस से उसकी बातों को कोर्बोरेट किया जाए। तो
इस तरीके से एडमिशन और कन्फेशन में प्रायः एग्ज़ाम में अंतर पूछा जाता है, तो ये 5 अंतर आपको लिखना है। दैट्स ऑल। काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।